हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी बेसिकली आपका देख रहे हैं। क्लियर है। और इसी 10th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम इसमें बहुत कुछ आपका पढ़ चुके थे और काफी कुछ हम इसमें आपका देख चुके थे। आज हम वापस फिर एक बार इसको, बच्चों ने कहा सर दोबारा पढ़ाना है। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, हम लोग नहीं थे क्लास में, एक बार वन्य जीव को दोबारा पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो दोबारा पढ़ाते हैं। पूरा पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इसको पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपको इस बार बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, एक एक करके। ठीक है, और एक एक करके आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। किसी प्रकार कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा, हम साथों साथ इस पूरे चैप्टर में आपका लेकर चलेंगे। क्लियर है। इतना आपको पूरा एक एक चीज में ध्यान रहनी चाहिए। मैं वापस समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है, ताकि आप समझ सके ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है और क्या इसकी महत्वपूर्णता है। इन सब पर हम लोग जो है एक एक करके आपका बेसिकली हम बात करेंगे और इनको हम गौर करके देखेंगे। तो चैप्टर तो आपके सामने है, वन और वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वन और वन्य जीव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ग्रह है वो अर्थ है, और अर्थ पर आपका बहुत सारे जीव मंडल पाए जाते हैं। आप देखेंगे जल मंडल भी है, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है। क्लियर है, और स्थल मंडल भी है। ये ऐसे अलग अलग प्रकार। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया, जोक से लेकर बट वृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल, करोड़ों जीव धारियों तक एक साथ रहते हैं। पूरा आवास स्थल पर जिस पे हम रहते हैं वे अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और विभिन्न तत्व पर निर्भर है। उदाहरण के लिए वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं। भाई दो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है वायु जिसे हम ग्रहण करते हैं। क्लियर है। एक है आपका जल जिसे हम पीते हैं। ये दोनों चीज ऐसी हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम पीते हैं। ये चीज हमको इसमें आपका दिखाई देती है। क्लियर है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु, वन्य जीव, सूक्ष्म जीव इन परिस्थितियों तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं और जिन पर हम एक दूसरे के साथ आपका जीवधारी निर्भर है। कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जो सभी जीवधारी हैं वो आपका एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट हैं, एक दूसरे के साथ उनकी डिपेंडेंसी है। अब आप देखते हैं, आप जंगल में जाइए, आप जंगल में जाकर कोई पेड़ को देखिए, क्या उस पेड़ का केवल जो अर्थ है, जो मिट्टी है, क्या संबंध उसका उसी से है? तो आप पाएंगे नहीं। उस पेड़ पर ना जाने कितने सूक्ष्म जीव, ना जाने कितनी आपके चींटी, कीड़े मकोड़े उस पेड़ का अपना सहचर संबंध बनाते हैं, उसके साथ आपके रहते हैं। ठीक, सूर्य का प्रकाश उसको ऊष्मा प्राप्त करता है, कितनी वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है। क्लियर है। और उसके साथ उसके जब पत्ते गलते हैं तो ना जाने कितने जीव और बैक्टीरिया जो हैं उसके पत्तों को खाते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि वन्य जीवन और कृषि फसल उपजाति में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। आकार और कार्य में विभिन्नता है, परंतु आत्मनिर्भरता और जटिल जाल एक तंत्र की गुत्थी सी हमको यहाँ दिखती है। कैसी है? एक जटिल तंत्र की जो गुत्थी सी है वो हमको दिखाई देती है। भारत में वनस्पति और प्राणी जात, यदि आप आपस में नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि प्राणी जात और पौधे आपस में पाए जाते हैं और ये वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। सारी उपजातियां 8% लगभग 16 लाख पाई जाती हैं, खोजी गई हैं। 2 या 2 से अधिक गुण पाए जाते हैं, वन है। इन क्षेत्र में किस्मत, बहुत सारे किस्मों की बात की गई है। सच होगा कि संसाधन में आप दैनिक जीवन में क्या महत्व है। विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हर रोज एक जीवन में इतना गुथे हुए हैं कि इनकी कदर नहीं करते हैं। पर्यावरण के प्रत्येक हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय तक संसाधन में
भारी बदलाव हुआ है। कैसा हुआ है? इनमें कुछ आपके भारी बदलाव भी हुआ है। क्लियर है? ये आप इसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप इसमें देखोगे, संरक्षण की बात करोगे तो कह रहे हैं भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव और वन तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। वनों और वन्य जीव के संरक्षण को क्यों? पारिस्थितिकी में विविधता बनी रहती है। हमारे जीवन मध्य में संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं और उसको बेहतर जानने के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता का संरक्षण करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जीव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन को बनाए रखने में आपका निर्भर करता है। ये जो जलीय जीव है वो मोटे तौर पर आपका जो है मछली पालन को बनाए रखने में आपका निर्भर करता है। ये सारी चीजें हम इसमें आपका देखते हैं। देख लिया? अब देखिए अगर आपने देखेंगे 1960 और 70 के दशक में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पर्यावरण आपके संरक्षण के लिए आपके महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और उन सारे कदमों को, उन सारे प्रयासों को हम लोग इसके अंतर्गत जो है एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे ताकि हमको क्लियर हो। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 1960 और 70 के दशक यानी कि 60 और 70 के बाद या उसके आसपास के दौरान पर्यावरण संरक्षणों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम का पुरजोर मांग की है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया है। वन्यजीव के आवास संरक्षण में अनेक प्रावधान हैं। भारतीय रक्षित जातियों की सूची का प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जाति में बचाव पर सरकार प्रबंधन व आपका वन्यजीव आवास और कानूनी संरक्षण और आपका जंगली जीवों का व्यापार पर रोक लगाने की आदि पर बल पर जोर दिया है। केंद्रीय सरकार कई राज्यों में उद्यान और उनके पशु जीव विहार स्थापित कर चुकी है। इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। केंद्र सरकार परियोजनाओं की घोषणा जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों की रक्षण प्रदान करता है। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुल और 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल में रहने वाले, लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल। तो कैसे हैं? एक तो जो मीठे पानी जो स्वच्छ में रह रहे हैं, एक जो है आपके खारे पानी में रहते हैं, एक आपके घड़ियाल और मगरमच्छ में थोड़ा सा अंतर होता है। बस उनकी जो आपकी मुंह है उनका उसकी मुंह की लंबाई को लेकर एशियाई शेर और प्राणी शामिल है। कैसे हैं? एशियाई शेर और ये सब प्राणी शामिल है। कुछ समय पहले हाथी, काला हिरन, चिकारा और गोंडवाना हिरन हिम आदि के लिए शिकार और व्यापार को पूर्ण और आंशिक रूप से प्रतिबंधित कानूनी क्षरण है। आप देखते हैं कि अब हमारे यहाँ आप बहुत सारे वन्य जीव का जो है आप शिकार नहीं कर सकते, उनको प्रिजर्व दिया गया है। क्लियर है? भारतीय वन अधिनियम 1972 के तहत उनको संरक्षण है। हम उनके हैबिटेट यानी कि जो उनका आवास है उनको बढ़ाएंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको संवर्धन के लिए हम प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आपको पता लगेगा कि 1972 के बाद कैसे कैसे इनको प्रिजर्व किया गया है, किस आधार पर इनको संरक्षण देने की बात करी गई है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं बाघ परियोजना, जिसे हम टाइगर रिजर्व आप देखते हैं परियोजना है और बड़ी फेमस परियोजना है आपका टाइगर रिजर्व। बाघ परियोजना वन्यजीव संरचना टाइगर रिजर्व एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकांश पाए जाते हैं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या में अनुमानित 55,000 से घटकर 1,827 रह गई थी। बाघों को मारने, उनको व्यापार करना,
चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों का कम होना, जंगल में वृद्धि बाघन की घटती संख्या का मुख्य कारण थी। खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत और औषधि में प्रयोग के कारण यह जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों के आवास को उपलब्ध कराता है। ध्यान दीजिए, भारत और नेपाल में दुनिया के जितने बाघ हैं, उन बाघों का 2/3 अकेले भारत और नेपाल में ही पाया जाता है। अतः इन देशों में शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार मुख्य रूप से होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का बेहतरीन वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जो बाघ संरक्षण जाति को बचाने का प्रयास नहीं था, अपितु उसका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना है। केवल ये भी नहीं है केवल हम उनको प्रोटेक्ट दे रहे हैं, बल्कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारी जैव विविधता है हम उसको भी आपका संरक्षित करें। हमारा साथ में ये भी प्रयास है। क्या करें हम, जो हमारी जैव विविधता है हम उसको भी संरक्षित करें, क्योंकि अगर हम केवल एक चीज को संरक्षित करेंगे तो शायद नहीं हो पाए, लेकिन अगर हम बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित कर दें तो हमारी सारी चीजें आपका संरक्षित हो जाएंगी। उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिका वन पशु विहार, असम में मानस रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। ये भारत में बाघ संरक्षण के आपके परियोजनाओं के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। कर्नाटक में बांधवगढ़ है, आप देखेंगे, सिमलीपाल उड़ीसा में है। अलग अलग जगह पर हमने आपका बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो विविधता है, स्पेशली कहीं जाति प्रजाति मिलती हैं पेड़ों की, उनमें यूनिकनेस पाई जाती है जो केवल वहीं स्थानीय स्तर पर मिलती है और उन्हें नहीं मिलती, उन सबको हम लोग आपके इसमें देखते हैं और बात करते हैं। क्लियर है? और उसी को संरक्षित करने के लिए ये सारे प्रयास आपके किए जा रहे हैं। जो आपका नेशनल पार्क हैं उनको रिजर्व कर रहे हैं, कुछ आपका बफर जोन बना रहे हैं, क्लियर है, कुछ आपका डीप जोन बना रहे हैं, कोई क्षेत्र किसी जानवर के लिए संरक्षित कर रहे हैं, उसके हैबिटेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके प्रजनन और संरक्षण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे सारे प्रयास क्या कह रहे हैं, आजकल संरक्षण परियोजनाओं में जैव विविधताओं पर केंद्रित है। कह रहे जो भी हम संरक्षण परियोजना चला रहे हैं उसमें हम बायोडाइवर्सिटी को हम ज्यादा मतलब वो दे रहे हैं प्रेफरेंस। इसके सभी घटकों पर संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन के कीटों को भी महत्व दिया मिल रहा है। कह रहे संरक्षण में जो कीट हैं उनको भी महत्व रहे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों, एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया। ड्रैगन फ्लाई जानते हो, वो काले काले भवरे जो होते हैं भिन भिन करते रहते हैं, उनको कहते हैं आपका ड्रैगन फ्लाई। क्लियर है? इन सबको शामिल किया गया है। जो आपका 1991 में पौधों में 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। तो 6 जातियों को हम लोग पहली बार इस प्रोटेक्ट एरिया में घेरे। किसको? चाहे तितली हो, पतंगे हैं, जो आप देखते हैं कीट और पतंगे होते हैं जो आपके लाइटों में आते हैं, उन सबको भी हमने प्रिजर्व किया है, क्योंकि वो नेचर के साथ उनका एक खास जुड़ाव है। इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम को वो आपका मेंटेन करते हैं वो सब लोग। क्लियर है? उनके पार्ट है, ठीक। और कह रहे हैं कि हमने इनको रखा है। और आपका वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रकार में हम वन और वन्यजीव संरक्षण की संरक्षित करना चाहते हैं। वन प्रबंधन, नियंत्रण, विनियमन अपेक्षित कठोर में अत्यधिक वन और वन्यजीव और प्रत्यक्ष रूप से सरकार के आकार क्षेत्र हैं और वन विभाग अलावा हम विभिन्न अन्य विभाग के जरिए प्रबंधन और उसमें निम्नलिखित वर्गीकरण में बांट सकते हैं। आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आरक्षित क्षेत्र को थोड़ा पढ़ लीजिए। आरक्षित मतलब देश के आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित कर दिए गए, उनको रिजर्व कर दिया गया। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व,
जहां तक वन और वन्यजीव प्राणी की संरक्षण की बात है, आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान है, यानी कि ऐसा जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक शोध संस्थान के लिए उनसे परमिशन लेने के बाद वहां आप एंटर कर सकते हैं। हो सकता है आपके जाने से कोई जाति आपकी नष्ट हो जाए, किसी प्रजाति को वहां आपका प्रभाव पड़े या उसके संरक्षण में कुछ दिक्कत पैदा हो, तो इसलिए उनको ऐसी दिक्कतें। चलिए देख लिया, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे वन्यजीव विहार और पशुधन विहार हैं जिनके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, भारत में वन्यजीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वन और वन्यजीव संरक्षण के प्रकार और वितरण को हम लोग देखेंगे। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं, उनका प्रबंधन और नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकांश वन और वन्यजीव प्रत्यक्ष रूप से सरकार और अधिकार के क्षेत्र में है और वन विभाग और अन्य विभाग के जरिए में, ये भी देख लिया था। अच्छा, अब आपने यहां तक पढ़ लिया कि आरक्षित वन क्या है। अब एक है रक्षित, जिनको हम प्रोटेक्ट एरिया कहते हैं। भाई रक्षित का मतलब किसी की आप रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 यानी कि 33% 1/3 हिस्सा रक्षित है, यानी कि रिजर्व है। इन वनों में अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी रक्षा की गई। भाई यहाँ इनको हम आपका प्रोटेक्शन देंगे, इनकी रक्षा करेंगे। अब जैसे तुम यहाँ जा सकते हो और जो है लकड़ी वकड़ी अगर आपका टूट जाए तो आप उनको आप उठा सकते हो, अपने जानवरों को चरा सकते हो, लेकिन कोई पेड़ वेड़ आप नहीं काट सकते, या कोई हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ कोई पार्टी वगैरह या कुछ ऐसे हुटर वुटर नहीं बजा सकते इन क्षेत्रों में। क्लियर है? शोरगुल नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बात यह है। अब देखिए अवर्गीकृत, अभी ऐसा क्लासिफाइड ही नहीं किया गया है कि ये वन है क्या है। सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्ति और समुदाय के होते हुए अवर्गीकृत कहे जाते हैं, उनको आपका क्लासिफाइड के रूप में रखा जाता है और हम उनको देखते भी हैं किस प्रकार से। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। देख लिया? चलिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आरक्षित क्षेत्र ये सब चीजें कहां कहां पर है, कितनी मात्रा में है, मतलब कैसे कैसे है। तो आरक्षित और संरक्षित वन ये कैसे हैं? स्थानीय वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य वन्य जीव पदार्थ को बचाने के लिए किया जाता है। भैया तो लकड़ी बचा रहे हो के पेड़, या कोई वन का पदार्थ की संपदा है उसको बचा रहे हैं, या कोई ना कोई वन्य जीव है हम उनको संरक्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश का लगभग 75% भाग है। क्लियर है? प्रदेश का। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन का है, यानी कि इन जगहों पे भी बहुत बड़ी मात्रा में जो वन है वो आपके पाए जाते हैं। क्लियर है? राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में, गुजरात में अधिकतर इन वन क्षेत्र को अवर्गीकृत और स्थानीय समुदाय का प्रबंधन है। कैसा है? इन क्षेत्र में ये सारे स्थानीय समुदाय और इन सबका ही प्रबंधन करते हैं, यानी कि सब आपस में मिलजुल कर ही इनका प्रबंधन, इनका संरक्षण, ये सारी चीजें इसमें की जाती है। क्लियर है? तो यही है इन सबको रखाने का कारण। क्लियर है? इन सबको देखने का कारण हो गया। तो एक बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, कहां पर संरक्षित वन है, कहां पर रक्षित वन है। अब देखिए मैं आपको घड़ियाल को दिखा रहा था और मगरमच्छ को बताने की कोशिश कर रहा था, जिनकी इस तरह की चोंच होती है, ये कैसे हैं? घड़ियाल है।
मगरमच्छ की चोंच थोड़ी सी इनसे चौड़ी होती है, ऐसी लंबी कम होती है, इनकी काफी लंबी होती है। ये सब क्या है? ये घड़ियाल है। क्लियर है? भारतीय गंगा में भी पाए जाते हैं, जो गंगा नदी है उसमें भी आप इनको अच्छी मात्रा में देख सकते हैं घड़ियाल। देख लिया? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।